आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, ऐबक का शासन, रेन ऑफ ऐबक। ये जो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ ऐबक एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। या प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन उसने कैसे किया। या ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, एक्सप्लेन। ऐबक क्या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐबक, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वे ऐबक ट्राइब से संबंधित था, अर्थात वो ऐबक जनजाति का था और उसके पिता जो थे वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। वह बचपन में उसे निसापुर में बेच दिया गया था और काजी फखरुद्दीन ने उसे खरीद लिया। काजी फखरुद्दीन ने उसे अपने बेटे के समान परवरिश की और उसे आर्ट कला की और मिलिट्री सिस्टम की एजुकेशन प्रदान की। और आगे चलकर वह एक दूसरे ट्रेडर्स, व्यापारी को बेच दिया गया जो उसे गजनी ले आया और वहाँ मोहम्मद गोरी ने उसको देखकर आकर्षित हुए और उसको खरीद लिया। यहीं से ऐबक के जीवन का एक नया अध्याय, न्यू लेसन स्टार्ट होता है, जो उसे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाता है। सुल्तान बनने के बाद दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं और प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। और जिसमें पहली जो प्रॉब्लम थी, कुछ सरदार थे जो उसका विरोध कर रहे थे। पहली प्रॉब्लम थी, कुछ सरदार थे जो उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, जिसमें बहाउद्दीन तुगरिल खां और बख्तियार खिलजी। बहाउद्दीन तुगरिल खान और बख्तियार खिलजी जो उसका विरोध कर रहे थे। तो दूसरा उसकी जो समस्या थी, राजपूत थे। राजपूतों को मोहम्मद गोरी ने तो पराजित किया था, अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका था। कालिंजर और ग्वालियर का जो क्षेत्र था वो ऐसा क्षेत्र था, कालिंजर और ग्वालियर। कालिंजर और ग्वालियर का जो ये क्षेत्र था, यहाँ के राजपूत मौके की तलाश में थे किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया जा सके। तीसरा जो था बंगाल, ईस्टर्न एरिया था, और यहाँ पर भी जो है खिलजियों का शासन था और ये जो है आपस में लड़ भी रहे थे और तुर्की जो सत्ता थी, टर्क्स जो पावर थी, उसको वीक कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे और ये तुर्कों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चौथी जो समस्या महत्वपूर्ण थी वे थे जो है यल्दूज, ठीक है, यल्दूज, नासिरुद्दीन कुबाचा और तीसरे जो ऐबक। देखिए, यल्दूज, नासिरुद्दीन और कुबाचा, ये तीनों मोहम्मद गोरी के क्या थे, स्लेव थे और महत्वपूर्ण स्लेव थे। यल्दूज को मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गजनी का क्षेत्र मिल गया था। नासिरुद्दीन को ये गजनी इनको मिल गया था, कंट्रोल था। कुबाचा को मुल्तान और सिंध पर शासन कर रहे थे। और ऐबक जो था वो जो इंडियन प्रोविंस था, भारतीय जो क्षेत्र था, उसका अधिकारी था ऐबक। अब
यल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा इससे सीनियर भी थे और गजनी पर नियंत्रण था, इसका मुल्तान और सिंध पे था। तो ऐबक को एक प्रकार का डर था कि यल्दूज चाहता था कि ये पूरा जो मोहम्मद गोरी का क्षेत्र था उस पर उसका नियंत्रण स्थापित हो, उसका कंट्रोल हो। दूसरा, नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और सिंध से भारतीय क्षेत्र बहुत दूर नहीं था, तो डर था कहीं कुबाचा भी इधर बढ़ना जाए। इन लोगों के भी एम्बिशियस थे, इस पर भी जो है ऐबक ने कंट्रोल करने का प्रयास किया था और बहुत ही बुद्धिमानी से मैट्रिमोनियल रिलायंस स्थापित किया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। और खास बात यह है कि यल्दूज की जो पहली पुत्री थी, जो उसकी डॉटर थी, बड़ी डॉटर थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? ऐबक के साथ हुआ था। दूसरे का विवाह कुबाचा के साथ हुआ था और ऐबक ने अपनी सिस्टर का भी विवाह कुबाचा के साथ किया था। तो इस तरीके से जो मैट्रिमोनियल रिलायंस स्थापित करके इनके साथ जरूरत पड़ने पर इसने दंडात्मक कार्रवाई भी की और इनके साथ जरूरत पड़ने पर बढ़िया संबंध बनाने की भी कार्रवाई की, ताकि दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट जो समस्याएं थीं यल्दूज के बाद, ख्वारिज्म के शाह। ठीक है, नेक्स्ट समस्या क्या थी? ख्वारिज्म के शाह। ये जो ख्वारिज्म के शाह थे, रूलर थे, ये बहुत महत्वाकांक्षी थे और ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में अपने पावर को मजबूत करना चाहते थे और अगर वो वहाँ पर जीत जाते तो भारत की ओर बढ़ सकते थे। उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, जो उनकी इंक्रीज एविल थी या इंक्रीज जो उनकी विल थी और उनका एम्बिशस था, उससे भी ऐबक को एक बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा था। और जो लास्ट है, ये 5वां पॉइंट था और लास्ट जो है, मध्य एशिया की राजनीति से अलग करना, सेपरेट टू इंडियन प्रोविंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया पॉलिटिक्स। सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से, राजनीति से जो भारतीय क्षेत्र था उसको अलग करना था, उसके अलग अस्तित्व का निर्माण करना था। स्वतंत्र तुर्की राज, स्वतंत्र तुर्की राज, इंडिपेंडेंट टर्क्स स्टेट को स्थापित करना था। ये भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, ये समस्याएं थी। अब इनके कार्यकाल को, ठीक है, ऐबक के जो कार्यकाल था, उसका शासन था, उसके जीवनचर्या थी, अगर देखा जाए तो प्रोफेसर, इतिहासकार, बड़े प्रोफेसर के निजामी का मानना है कि ऐबक के लाइफ टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता, 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता, 3 फेज। तो उसके लाइफ का 3 फेज हमें देखने को मिलता है और इस 3 फेज में उसके कार्य भी निर्धारित होते हैं। जो पहला फेज था, ठीक है, जो फेज था 3 फेज की बात प्रोफेसर के निजामी कर रहे हैं और इसमें जो पहला फेज था वो 1192 से 1206 था। जो दूसरा फेज था वो 1206 से 1208 था और जो तीसरा फेज था, वो तीसरा फेज 1208 से 1210। ये 3 चरण उसके जीवन काल के दिखाई देते हैं। ये जो पहला फेज था उसके बारे में कहा जाता है कि इस फेज में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के रूप में काम किया, प्रतिनिधि के रूप में काम किया, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया, उनका सहयोग किया। और यह काल जो था सैनिक गतिविधियों का था। यह काल किससे रिलेटेड था? सैनिक गतिविधियों से रिलेटेड था। सैनिक गतिविधि, मिलिट्री एक्टिविटीज से। किससे रिलेटेड था?
मिलिट्री एक्टिविटीज से रिलेटेड था और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसने मोहम्मद गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। इस कार्यकाल में वह गौरी के साथ युद्धों में लगा रहा और गौरी को विजयी भी कराया। खास तौर से ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध, वार ऑफ तराइन, वार ऑफ जो तराइन था 1192 में हो रहा है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हो रहा है। ये जो पृथ्वीराज चौहान के बीच हो रहा है थर्ड, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है। तो इसमें इसकी विजय में, मोहम्मद गौरी की विजय में ऐबक का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन और योगदान रहा। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हो रहा है, चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर वार हो रही है 1194 में। ये जो चंदावर वार हो रही है ये किसके बीच हो रही है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हो रही है। जयचंद क्या हो जा रहा है, पराजित हो रहा है और मोहम्मद गौरी विजयी हो रहा। इस वार में भी ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद जो है ऐबक जो है जब मोहम्मद गौरी जरूरत पड़ने पर मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की राजनीति हालात को देखते हुए वहां चला जाता था, तो यहाँ का कारभार जो है ऐबक ही देखता था और ऐबक ने जो है अजमेर पे और कई क्षेत्रों पर नियंत्रण भी बनाया। इसके साथ साथ ऐबक ने इस कार्यकाल में अपने मालिक का साथ तो दिया ही और उसके न रहने पर भी उस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। राज विस्तार, स्टेट एक्सटेंशन, साम्राज्य विस्तार, एम्पायर का एक्सटेंशन भी किया और साथ ही साथ वहाँ पर उसको, उस एम्पायर को संगठित, ऑर्गेनाइज भी किया। ठीक है, क्या किया, संगठित, ऑर्गेनाइज भी किया। तो या प्रथम चरण में ऐबक ने प्रतिनिधि और सैन्य के रूप में सैनिक गतिविधियों के माध्यम से जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया था। ठीक है, फर्स्ट फेज समझ आ गया। अब जो दूसरा फेज था, तो इस तरीके से तुर्कों का आधिपत्य जो है हेजीमनी स्थापित हो जा रही है फर्स्ट फेज में। और अब दूसरा फेज, दूसरा फेज हमने आपको बताया कि 1192 से 1206 और 1206 से 1208। दूसरा जो फेज है वो 1206 से 1208 को माना जाता है। इस चरण में, इस फेज में जो है ऐबक ने क्या किया, भारतीय सल्तनत के मालिक और सिपहसालार के रूप में कार्य किया। भारतीय सल्तनत के मालिक और मलिक, भारतीय सल्तनत के मलिक और सिपहसालार के रूप में कार्य किया। और इस कार्यकाल में उसने डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को किया, अर्थात उसने कूटनीतिक गतिविधियों के माध्यम से सल्तनत को स्ट्रांग करने की कोशिश की। और इस चरण में जब अचानक सडनली मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो लाहौर के नागरिक थे वे ऐबक को बुलाते हैं। ठीक है, ऐबक को बुलाते हैं और वहाँ की तो ऐबक वहाँ जाता है और उसके बाद वह 3 महीने तक शासन सत्ता
नहीं संभालता है। उसकी मृत्यु के बाद वह 3 मन तक शासन सत्ता नहीं संभालता है। 3 महीने के बाद वह अपना राज्याभिषेक कोरोनेशन करता है। क्यों उसे लाहौर के लोगों ने बुलाया? कि लाहौर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के करीब था और अटैक हो सकते थे। एक तरफ कुबाचा वहां मौजूद था सुल्तान सिंध और मुल्तान में, और दूसरे आक्रमण भी हो सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से लाहौर के लोगों ने उसे बुलाया था। वो लाहौर जाकर वहां अपना जो है केंद्र स्थापित करता है और 3 मन के बाद वह शासक की उपाधि धारण करता है। और 1206 में ही वह अपने एक प्रतिनिधि को 1206 में वह अपने एक प्रतिनिधि को कहाँ भेजता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन महमूद जो है, जो उसका निफ्यू था, भतीजा था, वो शासक बन जाता है। उसके पास भेजता है कि उसको यहाँ का जो है अनुमति प्रदान कर दी जाए कि वहाँ ये कारभार देखे। ठीक है, तो 1206 में भेजा, लेकिन वो लेटर कब आया? 1208 में। 2 साल लग गया। लेट होने का कारण ये था कि गजनी में जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उस वजह से लेट हो गई थी। तो इसे 1208 में गियासुद्दीन महमूद के द्वारा 2 चीजें भेजी गईं। एक जो था ठीक है, एक उसे ये भी कहा जाता है दास्ता से मुक्ति, मैनुमेशन शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। उसे दास्ता से मुक्ति प्रदान की गई। दूसरी चीज जो उसे की गई, उसे जो है एक वो अम्ब्रेला, रेड अम्ब्रेला भेजा गया, जो सूचक था, सिंबल था कि जो है उसको अनुमति प्रदान की गई है कि वो वहां शासन कर सकता है। और उसने अपने को कभी सुल्तान नहीं, अपने को मलिक और सिपा सलार ही बनाए रखा। और इसने कभी भी जो है क्या नहीं वो किया, ना ही सिक्के जारी किए और ना खुतबा पढ़ा, जो कि एक सुल्तान के लिए जरूरी था। इसने अपने को मलिक और सिपा सलार के रूप में ही कार्य किया। और इसके सामने अनेक प्रकार की जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं का इसने समाधान किया। राजपूतों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया। कुबाचा और नासिर कुबाचा की जो समस्या थी, यलदूत की जो समस्या थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ वो जो इसका राजत्व था वो किस पे टिका था? वो शांति और सौहार्द पर भी टिका था। वे हमेशा युद्ध करने में, ऐसे तो वास्तव में युद्ध करने और वीरता करने में उसका उस नेचर था, एक तरफ विजय प्राप्त करे और दूसरी तरफ युद्ध करे। लेकिन इसके साथ साथ वह शांति व्यवस्था भी स्थापित करना चाहता था। कुबाचा के साथ, यलदूत के साथ उससे विनम्रता पूर्वक लीनियंट रिलेशन भी स्टैब्लिश किए थे। और मैट्रिमोनियल रिलायंस जो स्थापित हुआ, उससे भी उसने जो है कोशिश की कि संबंध अच्छे बने रहें, ताकि उसकी सत्ता को कोई चुनौती ना मिले। और उसने जीते हुए प्रदेश को इस कार्यकाल में द्वितीय चरण में संगठित किया, सुव्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया और सिस्टमैटिक बनाया और उसको सुरक्षित भी किया, डिफेंसिव मोड में रखा, ताकि सल्तनत और प्रशासन जो साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रांग हो और कुशल तरीके से, इफिशिएंट तरीके से वो चल सके। अब तीसरा चरण, उसका तीसरा जो था 1208 से 1210, इसके साथ इसके जीवन का तीसरा चरण, जो तीसरा फेज था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1208 से 1210 इस कार्यकाल में जो है उसने स्वतंत्र भारतीय राज का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक माना जाता है।
उसने इस कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट नेचर प्रदान किया। और इस कार्यकाल में उसने दिल्ली सल्तनत का जो मानचित्र था, ठीक है, मानचित्र को की रूपरेखा, दिल्ली सल्तनत की मानचित्र की रूपरेखा आउटलाइन प्रदान करने का काम किया था। और इसी फेज में उसे गियासुद्दीन महमूद से शासन करने का फरमान एडिक्ट प्राप्त हुआ। और फरमान प्राप्त होने से पहले ही वह इन चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन अब उसकी स्थिति वैधानिक हो गई, लीगल हो गई। तो तीसरा जो चरण था उसके शासन को लीगल नेचर प्रदान करता है, वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। अतः उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मोहम्मद गोरी ने गजनी एम्पायर के अंतर्गत दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, लेकिन ऐबक ने जो है उसे स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट नेचर या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रदान किया, जो उसकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर एक बड़े क्षेत्र को जीता और उसके साथ उस पर नियंत्रण स्थापित किया, कंट्रोल स्थापित किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया, उसे सुसंगठित सुव्यवस्थित बनाया। और खास बात यह है कि गजनी की राजनीति से गजनी पॉलिटिक्स से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की राजनीति से इसको अलग सेपरेट कर दिया, स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया, जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ उसने जो है जो उसके दो प्रमुख दावेदार थे दिल्ली सल्तनत के, एक तरफ कुबाचा था और दूसरी तरफ कौन था? यलदूज। दूसरी तरफ यलदूज था। यलदूज को उसने पंजाब आने नहीं दिया, कुबाचा की महत्वाकांक्षा को भी कंट्रोल रखा, और ये एक बड़ी उपलब्धि उसकी मानी जाती है। और राजपूतों पर भी नियंत्रण बनाने का उसने प्रयास किया, और उसने खारिज की जो लालसा थी, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसको भी हवा नहीं होने दी, और उस पर भी उसने कंट्रोल रखा। और अगर वह ऐसा न कर पाता, यदि वो ऐसा न कर पाता तो शायद कुछ अलग सा होता, और भारतीय राज जो है मध्य एशिया की राजनीति में उलझ जाता, और या तो खारिज के शासक के शिकार बन जाता, और या तो गजनी की राजनीति में समाप्त हो जाता, और दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को बनाए रखा, जो उसकी एक बड़ी उपलब्धि रही। समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और खास बात यह है कि आधुनिक इतिहासकार भी, प्रोफेसर के निजामी, हबीबुल्ला भी उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्रा का मानना है कि दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना उसकी एक बड़ी उपलब्धि रही। उसे लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। उसने एक तरफ लाखों में दान किया तो दूसरी तरफ लाखों लोगों का संहार भी किया। और यह कोई नई बात नहीं थी, मध्य एशिया में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि उसने जो कार्य किए उसके आधार पर वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, फाउंडर था, ठीक है। और उसने दिल्ली सल्तनत की जो नींव डाली, उसे आगे चलकर इल्तुतमिश ने वैधानिक रूप और मजबूती प्रदान की।